अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज और प्रोग्राम में सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराए देती हूं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। सैयद इमरान शफ़क़त साहब भी हमें इन अ शॉर्ट पाइल ज्वाइन कर लेंगे। अतर काज़मी हस्बे मामूल हमारे शो का हिस्सा हैं और राना मुबशर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत दिलसोज़ और दिलदोज़ कैफियत है जिसके लिए अल्फाज का कहत है कि किस तरह से इस कैफियत को बयान किया जाए जो आज हमने पेशावर में देखी, जहाँ बारूद के साथ जो खून के छींटे उड़े। ये कोई नई बात नहीं है, एक बार फिर मजम्मती बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये एक तरफ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा और दूसरी तरफ दहशतगर्दी का ये नासूर जैसे खोखली जड़ें जो हैं वो मज़ीद अयां होती जा रही हैं, लेकिन इसकी कोई लपेट नहीं है, इसका कोई कवर समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे मीट किया जा सकता है उस रिक्वायरमेंट को जो इस सूरत हाल में दरपेश है। कौमी मुफाहमत हो, कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो, बैनुल अदालती मुकालमा हो, इन सब टर्म्स, ये सब टर्म्स अब अपने मानी खो चुकी हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत इनकी आज है शायद इससे पहले कभी नहीं थी। और इसमें हर जी शऊर ये सोच रहा है कि ये तमाशा कब ख़त्म होगा जो एक अरसे से जारी है। इसके ज़िम्मेदारान अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। 2008-9 में हमने जो हालात देखे और फिर 2014 में जो हमारे मुल्क में हुआ, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना जिसकी एक बार फिर हम बाज़ गश्त सुन रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों ना हो सका, इसका जवाब कौन देगा। अब हालात इन सालों से, इन अदवार से बहुत आगे पहुंच के दो चंद हो चुके हैं। एक ना शुद्ध, दो शुद्ध, तीन शुद्ध की सी कैफियत है, तो हल कैसे निकलेगा। हमने देखा कि आज वज़ीर आज़म पेशावर पहुंचे, फौरी तौर पर आर्मी चीफ भी उनके हमरा हैं और वहाँ IG KP से भी उन्होंने पूछगछ की है। लेकिन बात यह है कि क्या हम मजम्मती बयानात तक ही महदूद रहेंगे? क्या हम आर्जी मरहम पट्टी करके ये समझेंगे कि ज़ख्म भर गया है या कैंसर का खात्मा हो चुका है? ऐसा नहीं हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। जनरल साहब, आपसे शुरू करती हूँ। वज़ीर ख़ारिजा ने भी इस मज़म्मत की है, वज़ीर दाखिला ने भी, वज़ीर दिफ़ा ने भी अपने अपने मानी पहनाए हैं। अफ़गानिस्तान से हमलावरों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस तरह की बातें हमारे लिए कुछ नई नहीं हैं। अलर्ट जारी करने से लेकर ज़िम्मेदारी कबूल करने तक के दरमियान किसकी ज़िम्मेदारी है? स्टेट की जो मुसलसल नाकामी आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें बड़े अफसोस से मुझे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि गुज़श्ता चंद माह से आप देखिए कि तकरीबन 300-350 से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हुए हैं और बयानात से आगे बढ़कर और कोई बात नहीं हुई। अगर हुई है तो हमने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ज़रूर की है कि भाई KP में IK की हुकूमत है तो IK ज़िम्मेदार है। इस किस्म की बात के अलावा हमने आगे कुछ किया नहीं है। अगर हम कुछ कर रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के अलावा कोई काम नज़र आ नहीं रहा। देखिए, ये एक नासूर जो है, ये जिन लोगों का ख्याल था ख़त्म हो गया, हम जैसे लोग जो गुज़रे हुए हैं, हमारा ख्याल था कि ख़त्म नहीं हुआ। फिर एक न जाने कहाँ से ब्रेन वेव आई और तालिबान की हुकूमत के कहने पर अफ़गानिस्तान में हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, उनको फैसिलिटेट भी किया उससे। मैं पहले दिन से इस बात का शदीद मुखालिफ रहा हूँ कि इन लोगों से बातचीत करना, ऐसे मौके पर बातचीत करना, फिर बातचीत करने का तरीक़ाकार है, वो मेरे नज़दीक इंतहाई गलत था, क्योंकि हमने उनको एक किस्म की सियासी रिकग्निशन दे दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आपने उन्हें बराबर की कुव्वत मान लिया एक तरह से। जी, बात मान लिया। अब वो जो भी आपसे मुतालबात करते रहे, किसी न किसी से मंजूर होते रहे, वो दोबारा वापस आके अपनी जगह पर बैठ गए हैं। ये ज़रूर है कि भाई अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तालिबान के कहने के बावजूद कि हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हो रहा है वहाँ पे ये। और ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इन जो दहशतगर्द हैं इनको ट्रेनिंग चाहिए, इनको असला चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए। वो कौन फ्राहम कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर से भी सरूदकार मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर दोबारा पंजे गाड़ने वाले वो ममालिक जो पहले वहाँ मौजूद नहीं थे 15 अगस्त 2021 के बाद, वो दोबारा वहाँ पर ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो अपने एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के साथ ये काम कर रहे हैं। हम दोस्ती की पींगे तो बढ़ाना चाहते हैं जी, हम लेकिन ये नहीं जानते कि उसकी हम कीमत क्या अदा कर रहे हैं। और हम ये नहीं जानते कि जब तक एक कोहेसिव पॉलिसी नहीं होगी आपकी इस सारे मामला से निपटने के लिए। देखिए, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की हम बातचीत करते रहे थे ना जी, जब आप आज देखती हैं तो आप काफ़ी सारे वो अनासर जिसके बारे में हम बात मुख्तलिफ मौक़ात पे करते रहे हैं, वो आपको अपनी जगह पे इन प्लेस नज़र आ रहे हैं। सियासी अबतरी है, इकनॉमिक कंडीशन आपकी देख लीजिए, दहशतगर्दी अपनी जगह पर है, कौम के दरमियान तफरीक जो दिन ब दिन बढ़ रही है, इत्तफ़ाक़ राय किसी बात पर नहीं है, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को सियासी तौर पर नीचा दिखाने के अलावा और कुछ काम नज़र नहीं आ रहा।
तो जब आप ये हालात देख रहे हैं, आप इसके इर्द गिर्द के लोग हैं, तो दुश्मन फायदा उठाएगा। तो जो 5th जनरेशन वारफेयर के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स थे, काफ़ी सारे इन प्लेस हो चुके हैं। शायद इसी प्रोग्राम में पहले भी उन्होंने कहा था कि मुझे खौफ इस बात का है कि सब चीज़ें सैनिटाइज कर देंगी ऐसे मौके पर जी कि जब पाकिस्तान के पास और कुछ रहेगा नहीं करने को, जी बचेगा। वो एक कैफियत है जिससे बचने की ज़रूरत है। और अब भी वक्त है कि हम सियासी अबतरी को रोकें। ये रोकी जा सकती है, जो हमारे अपने इख्तियार में है। इकनॉमिक कंडीशन हमारी ख़राब है, उसको हम बेहतर करने की कोशिशें शुरू कर सकते हैं, इतनी जल्दी ठीक होगी नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम बयान से आगे बढ़कर एक जो कोहेसिव प्लान बनना चाहिए, वो इन प्लेस होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मिलकर बैठे, एक बनाए और उस पर अमल हो। नेशनल एक्शन प्लान बना, 20 पॉइंट्स थे उसके, चंद पे अमल हुआ, फिर रह गया बीच में। नेक्टा बना, उसको फाल नहीं किया गया। कोई 23 की 24 कमेटियां बनी थी, तो उस वक्त तमाम कमेटियों के सरबराह उस वक्त के वजीर दाखिला थे। काम ऐसे नहीं होते। अगर आप काम करना है आपने, तो आप देखिए होमलैंड सिक्योरिटी बनी, कवानीन बने और उसके ऊपर उन्होंने अमल किया। उसके बाद हम क्यों इस तरह करने से कासिर हैं? इसलिए कि हमें अपनी सियासी साख बचाने की ज़्यादा फिक्र है, पाकिस्तान की सालमियत की फिक्र शायद इतनी नहीं है। डीप रूटेड एनालिसिस आपने दिया। हमारी हर नई पॉलिसी पिछली पॉलिसी का रद्द होती है, इस वजह से हम मुश्किल से जान नहीं छुड़ा पाते। जनरल साहब, राना साहब, अभी कौमी सलामती कमेटी का जिक्र कर दिया जनरल साहब ने। उस कमेटी का जब इजलास हुआ था तो दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ था क्या? और वजीर दिफा कह रहे हैं अफगानिस्तान से कहेंगे कि वो काबू करें इनको। बात मुज़ाकरात से आगे नहीं बढ़ चुकी? मेरे ख्याल में बात जो है उसके कई उसके एस्पेक्ट्स थे। मैं जनरल साहब ने बड़ी डिटेल में उसकी बात की, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कौमी सलामती कमेटी की बात करूँ तो यहाँ पे 3 एंगल्स थे और 3 एंगल्स से उस पर कार्रवाई होनी थी। क्या कार्रवाई होनी थी उसकी डिटेल्स में शायद मैं ना जा सकूं अनफॉर्चुनेटली, बट देन अगेन एक चीज़ का फैसला बिल्कुल किया गया था कि हम लोग उसको आई वुड से कि विद आयरन हैंड उसको डील करेंगे और उसके लिए कहीं भी जाना पड़े, किसी जगह पर भी जाना पड़े, टू फाइंड आउट दोज पीपल जो कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो उनको ढूंढने के लिए हम किसी भी जगह तक जाने के लिए तैयार हैं एंड वी विल डू दैट। ये उसमें फैसला हुआ था एंड नाउ आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये फैसला अभी भी बरकरार है और ऐसा ही होगा। ना अब देखें, अब जनरल साहब भी समझते हैं इस चीज़ को, हमारे कई व्यूअर्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी को समझते हो वो भी जानेंगे इस चीज़ को कि हम लोग बैठ नहीं जाते, वहाँ से भी कार्रवाई होती है, यहाँ से भी होती है। जिन लोगों ने वॉर गेम्स खेली हुई हैं, अब मेरे ख्याल में वो समझ सकेंगे, जनरल साहब ने डेफिनेटली खेली है नेशनल डिफेंस कॉलेज में वॉर गेम्स, वो भी समझ सकेंगे कि ये इस पे हमले होते हैं और हमलों को काउंटर करने के लिए हमारी एक स्ट्रेटजी होती है। मैं बड़े नाप गिने चुने, आई वुड से आई एम वेरी केयरफुल इन माय वर्ड्स, सो वो स्ट्रेटजी हमने इवॉल्व की हुई है और हम उस पर कायम हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम हम हीट भी फेस कर रहे हैं। आई वुड एग्री विद जनरल साहब कि वी हैड बीन वेरी काइंड टू आवर नेबर्स व्हेन इट केम टू लाइक हार्ड टाइम्स। उनके ऊपर जब हार्ड टाइम्स आए थे, इन फैसिलिटेटिंग देम नेगोशिएशन जो हुए, दोहा के नेगोशिएशन जो हुए उसमें भी और हर जगह पे भी हमने उनको अकोमोडेट किया, बट देन अगेन मेरे ख्याल में उसका गलत मतलब लिया जा रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन अफगानिस्तान की है वो ये है कि रॉ नंबर 1, नंबर 2 जितनी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं सब की सब अफगानिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर एक्टिव हो चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मरतबा फिर एक्टिव हो चुकी हैं, जितनी हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो अफगानिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर एक्टिव हो चुकी हैं और सब मेजॉरिटी जो है उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्रॉस द बॉर्डर, यानी कि क्रॉस द बॉर्डर हम लोग आते हैं, पाकिस्तान आता है, क्रॉस द बॉर्डर जितना अनरेस्ट फैलाया जा सकता है उस अनरेस्ट को फैलाया जाए। सो हम वो हीट इस वक्त फेस कर रहे हैं। 2022 जो था वर्स्ट ईयर था जो टेररिज्म का था, पाकिस्तान ने जो हीट फेस की। 376 अटैक्स हुए पाकिस्तान के ऊपर, 376। अच्छा, अब ये अभी किसी भी
वेस्ट मुल्क को अगर हम बताएं ना जी कि हमारे मुल्क के अंदर हम पर 376 अटैक्स हुए एक साल के अंदर, यानी कि 2022 में, तो वो बड़े हैरान हो जाएंगे। एंड एट द वेरी सेम टाइम 533 पीपल वर किल्ड इन पाकिस्तान। मैं इसको अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं कि वो लोग जो यहाँ पे हमें सुन सकते हैं, प्रोबेबली उर्दू इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज, उनको भी समझ आ जाए। एंड 832 पीपल वर इंजर्ड इन जस्ट 1 ईयर, 2022 में दे वर इंजर्ड। सो अगर ये डाटा, विच इज लाइक, मेरा डाटा नहीं है, दिस इज नॉट माई डाटा, ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ऑन टेररिज्म का डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का डाटा है, ठीक है जी। और इंस्टीट्यूट इन डेप्थ जाके उसने इस डाटे पे वर्किंग की है 1 साल के डाटा पे, ठीक है जी। अब इतनी यहाँ पे टेररिज्म हुआ हो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1 साल में, और इतनी टेररिस्ट एक्ट्स हुए हो सिर्फ 1 साल में, और इतने लोग 533 पीपल मरे हो, सिर्फ एक शहीद हुए हो हमारे सिर्फ 1 साल में, और 832 पीपल इंजर्ड हो। और सिर्फ इंजर्ड का मतलब ये नहीं हो कि छोटी मोटी पटियां छटियां, नो, उनके कई लिम्स जो है वो खत्म हो गए, मतलब कि सीरियस डैमेज, एंड दे आर नॉट लाइक फंक्शनल इन देयर नॉर्मल लाइफ। मतलब ये इस चीज को ऐसे ले सकते हैं आप। तो इतने लोग अगर यहाँ पे सफर किए हो सिर्फ एक मुल्क के अंदर, तो फिर उस मुल्क के साथ तो सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए, उस मुल्क के साथ तो सारी दुनिया की हमदर्दियां होनी चाहिए, उस मुल्क के साथ तो सारी दुनिया जनाब शाना बशाना खड़ी हो। और ये IMF और ये जो हमें इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये सिर्फ ओवरनाइट नहीं हुए। हमारी जो स्पेंडिंग है, जो हम अपने सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल करते हैं, इट्स अ पोरस बॉर्डर, हमारा पोरस बॉर्डर है, इसको हम 100% फेंसिंग नहीं कर सकते, और 100% फेंसिंग करे भी तब भी इसके अंदर जनाब सिक्योरिटी को 100% हम यहाँ पे मेक श्योर नहीं कर सकते कि 100% सिक्योरिटी हो। और किसी भी जगह में, दुनिया की किसी भी जगह में 100% सिक्योरिटी नहीं होती। और जहाँ पे पोरस बॉर्डर हो, जहाँ पे 2000 प्लस किलोमीटर का पोरस बॉर्डर हो एक नेबरिंग कंट्री के साथ, वहां तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और यहाँ पे लोग जो है वो स्मगलिंग को कारोबार जहाँ पे कहते हो, वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो इश्यूज हैं। एक घर जो है हमारा बॉर्डर पे अगर हम देखें तो उसका फ्रंट यार्ड जो है पाकिस्तान में है और बैक यार्ड जो है अफगानिस्तान में है। तो इस किस्म की पॉपुलेशन है हमारी। तो इस किस्म की पॉपुलेशन के साथ इस किस्म की लोग जो बैठे हुए हैं हमारी बॉर्डर लाइन पे, वहां पे हमें कितनी मुश्किलात होती होंगी। हमारे पास जो हेलीकॉप्टर हमने मांगे हुए हैं, जो पिछले 5 साल से पड़े हुए हैं टर्की में, और वहां पे जनाब इंजन आने हैं, उसका बॉडी जो है वो टर्की में बनी है और उसके इंजन जो है वो आने हैं जनाब अमेरिका से, वो आज तक हमें नहीं मिले। ठीक है राना साहब, आपके इस एनालिसिस में जिसमें आप कह रहे हैं कि हमने इतनी जानों का नुकसान किया, लेकिन हमने ये सब पराई जंगों में घुस के खुद अपना नुकसान किया। दुनिया सिर्फ अपने मफादात के लिए किसी के साथ खड़ी होती है, ये हमारी तारीख का सबक है। अब इसमें जो पॉलिटिकल रेटरिक आ रहा है ना अतर, उसका डायसेक्शन बड़ा ज़रूरी है कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए था। चलें, अपनी जगह पर हर सियासतदान दोहराता आया है, अमल किसको करना चाहिए था ये नहीं बताते खुलकर। और दूसरा ये कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से पहले इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मानी खेज़ हैं। कोई कनेक्शन है इनके दरमियान वाकई? देखिए, पहली बात तो ये है आयशा कि ये कोई आइसोलेटेड वाकया नहीं है। ये कोई टेररिज्म पाकिस्तान में सन 2022 में नहीं शुरू हुआ, ये 15-20 साल की कहानी है। और बार बार हमें बताया गया कि जनाब आप ये ऑपरेशन हो गया, आप ज़रब-ए-अज़ब हो गया, आप ये हो गया, आप ये खत्म हो गया, कला कमा कर दिया, इतने मार दिए, ये कर दिया, लेकिन ये बार बार उठ के आता रहा। उसकी क्या वजह है? जिस तरफ पहले जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि हमने उनको बहुत ज्यादा गुंजाइश दी, बहुत ज्यादा रूम दिया, उनको अपनी बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया। दूसरा, हमने इस चीज को, सियासत पे तो मैं आता हूं, हमने इस चीज को जोड़ा किसके साथ? पाकिस्तान में जो लोग मस्जिदों पे दहशतगर्दी करते हैं, जो हमारे जवानों को शहीद करते हैं, आज जिन्होंने पुलिस वालों को नमाज पढ़ते हुए शहीद किया, उनसे मुज़ाकरात के लिए हम यहां से अपने आलम दीन को भेजते हैं। हम क्या पैगाम देते हैं कि जैसे ये कोई मजहबी मसला है, ये मजहबी मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है। इनको आप उसी तरह डील करेंगे जिस तरह आप दहशतगर्दों से डील करते हैं। हाँ, समटाइम रियासतों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जहां पे जरूरी होता है कि आप बातचीत करें। माजी के अंदर हमें बरतानिया जैसी मिसालें भी मिलती हैं कि IRA के साथ, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ बरतानिया की हुकूमत का उन्होंने बातचीत की,
उनके मसाइल को हल किए बहुत सारे, और काफी हद तक वहां पे सुकून हो गया। लेकिन इशू क्या है? वो इशू ये था कि वहां पे टेरिटोरियल इशू है। आप तारीख मुझे उठा के बता दें जिसमें कहीं पे भी ये लिखा हो कि जनाब नजरियाती इख्तलाफ था और मुज़ाकरात हुए और इख्तलाफ खत्म हो गया। भाई जुग्राफियाई सरहदों के ऊपर तो आप बात कर सकते हैं, नजरियाती सरहदों के ऊपर कभी भी कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। हाँ। इसके ऊपर अफगानिस्तान के साथ तो हमारे दोनों मामलात हैं ना अतर, हमारे साथ दोनों इश्यूज हैं। अफगानिस्तान से देखिए, अभी तो हम एक दहशतगर्द तंजीम की बात कर रहे हैं ना, जो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रही है, और अफगान हुकूमत की बिल्कुल मतलब उनकी मंशा से नहीं तो उनकी सहूलतकारी इसमें शामिल है। वो उनको कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आप बैठे नहीं यहाँ पे। हमें तो ये बताया गया था ना कि अशरफ गनी रॉ का बंदा है, वो फलाने का बंदा है, ये लोग आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग वार्न करते थे कि जब ये लोग आएंगे तो और ज्यादा हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो जब से ये आए हैं, मसाइल हमारे लिए पैदा हुए हैं या नहीं हुए वो हमारे सामने है। तो एक मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है, एक पॉलिसी की जरूरत है। इधर ला के लोगों को आबाद किया गया, पार्लियामेंट के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्हीं लोगों ने हमारे अफसरान को पकड़ लिया और उनकी वीडियोस वगैरह भी आती रही। तो ये सब कुछ यहाँ पे होता रहा। अब इसका सियासी कनेक्शन क्या है? सियासी कनेक्शन इसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो। इस पे हम सबको क्लियर होना चाहिए। कोई गद्दार नहीं है, हर किसी की ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर अमन हो। हाँ, इनकी जो सियासी पॉलिसीज होती हैं उनकी वजह से हमें ये फिर देखना पड़ेगा कि क्या कोई और फायदा उठा रहा है। जिस तरह खान साहब की पॉलिसी थी कि जी इनसे बात करें, इनसे बात करें, इनसे बात करें। इनसे बात करने का हमें क्या नतीजा मिला? और दूसरे जो इस वक्त बैठे में उनको अपनी फिक्रें खाई जा रही हैं। वो अभी धमाका हुआ नहीं तो वो बयानिया बनना शुरू हो गया कि जी इलेक्शन मुलतवी करा दो। तो जब आप सियासी नौयत के फैसले इस तरह की चीजों के साथ जोड़ते हैं तो उसका नुकसान होता है। और आप इलेक्शंस के साथ जो इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बेहतरी आएगी। बेहतरी के लिए कोशिश अपने तौर पर तो की जा रही है। सैयद इमरान शफकत साहब, इजलास तलब कर लिया गया है, उसमें वाक़े की रिपोर्ट मांग ली गई है। ये सभी घिसे पिटे बयानात हैं, इससे आगे हम बढ़ नहीं सके। और अभी वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान के हवाले से जो भी बात कर रहे हैं कि सबूत भी मौजूद हैं उस सरज़मीन के इस्तेमाल होने के। सबूत हमारे पास हों तो हम एहतजाज के अलावा क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर है कि जंग नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान के ऊपर हम जंग मुसलत नहीं कर सकते, उनको हम गुफ्तगू करके ही इंगेज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक दो सवाल हैं जो बेसिकली हमें खुल के करने चाहिए कि ये पाकिस्तान में सिर्फ ये दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है पाकिस्तान कि जहाँ पर लोगों को नहीं बताया जाता कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कि पॉलिसी बनी कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, कौमी सतह के ऊपर बनी, कौमी असम्बली में बनी, उससे पहले भी बनी, नेशनल एक्शन प्लान बना, लड़ाई लड़ी भी गई, कला कमा भी किया गया, मारा भी गया, फिर ये वापस क्यों आ गए? मतलब वो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा वो माइंडसेट है, माइंडसेट से ज़्यादा कि वो दिमाग की कौन सी गरारियाँ हैं जो सिर्फ चंद लोगों के पास तो उनके होती हैं और वो काम करती हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं इस काबिल समझते कि उनको बताया जाए। आप देखें कि इमरान खान साहब ने ये वाली बात की, हमारे जनरल फैज़ हमीद साहब थे, वो जाके वहाँ पर चाय का कप पकड़ के वो फ़ोटोशूट करवाते रहे वहाँ पे और फिर उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे। हमें कहा गया कि सलमान गनी, वो अशरफ गनी हुकूमत जो है वो भारत नवाज है, लेकिन टीटीपी को उन्होंने बंद किया हुआ था वहाँ पर। फिर पाकिस्तान को के पेट में मरोड़ उठे कि और उन्होंने कहा कि जी कि ये तालिबान, इन्होंने एक अजीम फतह हासिल की है, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, इनके पैसे वापस करें। 100 दफा करें जी, वकील बन गए हम उनके। हमें वकालत करने की क्या जरूरत थी जी। फिर हम इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि जी के 5-7 हज़ार था, फाइटर था, वो फाइटर सी के वो कबाब लाने वाले लोग सन। यार आप फाइटरों को पाकिस्तान में वापस आने की दावत दे रहे हैं और वो आपको उल्टा कह रहे हैं कि ये आपने मर्ज कैसे कर दिया फाटा को जी। तो सर ये हमें समझा दें कि आप किसकी तरफ से खेल रहे हैं, किसकी तरफ से आप हैं कि आप चाहते क्या हैं। तो ये मसले इस तरह हल नहीं होने, ये जब तक लोगों का मुहासबा नहीं किया जाएगा कि जरा पूछें, कुछ ना करें, किसी को गद्दार करार ना दें, सिर्फ बुला के पूछें कि फैज साहब आप क्या मुज़ाकरात करते रहे थे वहां पे, और इमरान खान साहब आपकी मोहब्बतें खत्म क्यों नहीं होती तालिबान के साथ, ये जरा सिर्फ पूछ लें। तो ये जो हमारी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इन्हीं मामलात पे गौर किया गया था, तो पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी? दो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2 दिन गालबन चली थी वो वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसमें इसी तरह के फैसले हुए थे।
तो वो क्या उसमें क्या हो सकता है, हायल क्या हो सकता है, रुकावट क्या हो सकती है रास्ते में? मईशत मुतहम्मिल नहीं हो सकती, यही लगता है सरेदस्त हमारे तो? देखिए हमारे पास जितने हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, क्या सराइयाँ कर सकते हैं। हमारे साथ ना इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है बतौर एक आम पाकिस्तानी की, मैं ये बात कर रहा हूँ, सहाफ़ी के तौर पे बात नहीं कर रहा। इस कौम के साथ कुछ शेयर नहीं किया जाता, तो हम सिर्फ ले मैन की तरह सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं, जितनी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस है कि ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती नहीं, है। हम जनरल साहब से पूछ सकते हैं। जी जनरल साहब बिल्कुल बता हाँ, सकते आप हैं, जो सवाल लेकिन उठा मेरा रहे हैं, सवाल ये है हाँ। कि ये 6-7 हज़ार फाइटर पाकिस्तान में बसाने की जरूरत क्या है? क्या है, और कुछ कैदियों को छोड़ने की जरूरत है, क्या उनके है? और मुतालबे पे दियत आप हमने दी। खतरनाक लोगों को हमने दियत दी, अपने बच्चों के कातलों को हमने दियत दी। हाँ जी, क्या इस पे इत्तफाकी राय जरूरी नहीं था इन मामलात पे जनरल साहब? ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन पहली दफ़ा मंजर आम पे आई थी तो मैं उस दिन से शदीद मुखालफत कर रहा हूँ इस चीज़ की, मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर। अब इसके कहने का फ़ायदा मेरे लिए कुछ नहीं है कि बार बार कि मैंने कह दिया, फलाने ने कह दिया। कुछ लोग थे जो बाकायदा इसकी कर रहे थे, कुछ ठीक बाकायदा एक स्टेट उनसे नेगोशिएट किया उन्होंने जी। उस नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। इस वक्त देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम जिस पर गौर करना ज़रूरी है। जब आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है, इसके काफ़ी एंगल्स हैं उसके। एक तो सियासी एंगल है इसका, दूसरा बहुत बड़ा एंगल ये है कि जहाँ से ये सारी चीज़ ओरिजिनेट हो रही है, जो इसका एपी सेंटर है, इल्ज़ाम हम पे लगता है एपी सेंटर न्यू दिल्ली में है। ओके, कनेक्टिंग इट विद रॉ, नॉट ओनली रॉ, एनडीएस, रॉ, एनडीएस, जिस तरह अभी राणा साहब भी फरमा रहे थे, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ना सिर्फ वहाँ पे पहले भी मौजूद थी, हाँ जी, अब उनकी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और पाकिस्तान के बारे में उनके जो क्या कहते हैं प्लान्स हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। ये नहीं कि हमें नहीं पता क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। इशू ये है कि हम अपने साथ क्या करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। हम अपने साथ जो किया हमने किया, सब कुछ भी किया, आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, जो सवाल उन्होंने उठाया कि जो इससे पहले पॉलिसी से डील करते रहे, उनसे जवाब लिया जा सकता है? कहाँ लिया जा सकता है? देखिए सबसे जवाब लेना चाहिए, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे। सिस्टम क्या है जनरल साहब? उस वक्त हुकूमत जो थी उस वक्त की, आज की जो हुकूमत है, इन सबसे जवाब तो आपको लेना, अवाम ने जवाब तो लेना है ना, जवाब तो देना है ना। ये जो आज बंदे 31-32 बंदे शहीद हो गए हैं, 100 जो जख्मी हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं उनमें से कुछ की बाकायदा वो अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, वो लाइबिलिटी बन जाएंगे, इसका सुनने इंजन होती हैं ये सारी है। नॉर्मल हमने देखे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, वो और मसला बने पूरा कौम के ऊपर, जो एक असाब के ऊपर जो हमला हुआ है, दबाव एक, उसके ऊपर जिस तरीके से हम इसको सियासी फुटबॉल बना के खेल रहे हैं, वो दूसरा मसला हमारे लिए। हमें इसका जवाब लेना चाहिए और हमें जवाब देना चाहिए कि हमने ये मनसूबाबंदी की थी, इस वजह से की थी, इस मनसूबाबंदी के ये फ़ायदे थे हमें फ़ायदा कम तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा, मुझे नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है ना। तो अब भी वक्त है ये कि हम किसी एक स्टेज पर तो अपना सबक हासिल कर लें ना। किसी एक स्टेज पर तो हमें एक वज़ह पॉलिसी बना लें हम इसको, किसी एक स्टेज पर तो हम ये बता दें कि एट द नेशनल लेवल, अभी जो राणा साहब बात कर रहे थे, स्ट्रेटजी बनी है इसकी। देखो स्ट्रेटजी में जो मुझे चीज़ आज समझ नहीं आ रही अभी तक, ये कि हम अपने आप से डरे हुए हैं, दुनिया ने तो हमें माफ़ नहीं करना। दुनिया तो आज भी हमें दहशतगर्दी का एपी सेंटर हमें कह रही है, वो जी। इंडिया बार बार ही कह रहा है, दुनिया तस्लीम कर रही है इसको। इतनी बड़ी कुर्बानी कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, उसके बावजूद हम पे ये इल्ज़ाम तो लग रहा है। क्या हम इतने ही कमज़ोर पड़ गए हैं कि जो जहां से चाहे बैठ के हमारा मनसूबाबंदी करें, मेरे बच्चों का, भाइयों का, बेटों का खून बहे और मैं चुप कर यहाँ बयान देता रहूं? आप जब भी प्योरली डिफेंसिव माइंडसेट पे बैठते हैं ना, कोकून होकर बैठ जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत जंग नहीं जीत सकती। आप पाकिस्तान के ना जितने भी प्राइम मिनिस्टर हो गुजरे हैं, जितने आर्मी चीफ हो गुजरे हैं, उनके बयान निकाल देखें हर मौके, इस मौके के ऊपर ना वो 1.5 लाख बयान आ जाएगा आपके, आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे, देखिए आखिरी गोली तक बॉटम लाइन ये मैं करेंगे। बता दूं, ऐसी जंग आपने अगर जीतनी है तो आपको अपने हाथ मुंह खोलने पड़ेंगे। आप अपने आप को अपने बॉर्डर्स के अंदर बंद करके बैठ जाएं, कोकून होकर बैठ जाएं, आप गुड बॉय स्काउट बनने की कोशिश करें, किसी को ये मंजूर नहीं है। जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है वो तमाम गुड इंटेंशंस के बावजूद पाकिस्तान को माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और जिसका जितना बस चलता है वो हमारा नुकसान कर देता है। किस किस लेवल पे लोकली और इंटरनेशनली किस किस को इंगेज किया जा सकता है राणा साहब इस वाक़े के बाद? देखें, इंगेज करने को तो आप सबको इंगेज कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप जो है ना, आप बड़े ऐसे डिफेंसिव हुए हैं, आप हर चीज़ पे डिफेंसिव हैं। आप हर बात पे, हर चीज पे अगर आप डिफेंसिव होते रहेंगे, जैसे कि जनरल साहब भी कह रहे हैं, अगर आप डिफेंसिव होते रहेंगे तो किसी ने ताड़ी गल नहीं सुननी।
लोगों ने तो कहना भाई ठीक है, ये होता रहता है। जैसे देखे अपना इमरान कह रहे हैं 200 यहाँ पे स्टेटमेंट्स निकल आएंगी हेड ऑफ स्टेट्स की, आइंदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे पे ऐसे किया गया तो हम आईनी हाथों से निपटेंगे। और ये टिपिकल स्टेटमेंट्स यार, कम ग्रो अप, उससे आगे निकले। सीरियसली, अगर आपकी इंटेग्रिटी, आपके मुल्क के अंदर अगर इस किस्म की दहशतगर्दी हो रही है और आप बैठे खेल रहे हैं दोस्ती दोस्ती, दोस्ती नहीं है सारी दुनिया की। मैं बोल रहा हूं आप थोड़ा एहतियात से चल रहे हैं जनरल साहब, कि सिर्फ एनडीएस और जनाब रॉ की बात कर रहे हैं। मैं इससे आगे चलता हूं, मैं इस खुल के बात करता हूं कि जनाब जितनी दुनिया की एजेंसीज हैं और स्पेशली वो एजेंसीज जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, they are once again active in Afghanistan from the last like 4 months plus। 4 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है वो वहां पे एक्टिव हैं, एंड दे आर लाइक वहां पे एक प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं अगेंस्ट वन अनदर, जो वहां पे जनाब मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जा सकूंगा क्योंकि वो एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि वो लैंड जहां पे हमें कमिटमेंट की गई थी, दुनिया को कमिटमेंट की गई थी कि वो सरजमीन जो है वहां पे किसी भी टेररिस्ट एक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, कोई टेररिज्म वहां से नहीं होगा नेबरिंग कंट्री में या किसी भी कंट्री में। तो वो सरजमीन अगर टेररिज्म के लिए यूज हो रही है तो आप बैठ के वहां पे तमाशा अपने लिए नहीं देख सकते कि जनाब आप तमाशा देखते रहे एंड मियर स्टेटमेंट्स आप देते रहे, जो भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, ये बैठ के स्टेटमेंट्स देने का टाइम नहीं है। गेट ओवर विद इट। और आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा इंटरनेशनली। टू टेल यू ऑनेस्टली, जिस मुल्क में मैं बार बार कह रहा हूं 2022 में 376 अटैक्स हो, 533 लोग मर जाएं, शहीद हो जाएं और 832 इंजर्ड हो जाएं, ये तो सारी दुनिया आपके लिए खड़ी हो जाती है। 4 बंदे कहीं पे मर जाएं तो यहां पे इशू खड़ा हो जाता है दुनिया के किसी हिस्से में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओवर हियर एंड नोबडी इज लिसनिंग टू अस। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि आपका एक तो डिप्लोमेसी आपकी जीरो है, डिप्लोमेटिक नहीं है आप। डिप्लोमैट्स आपके जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द डिप्लोमैट्स जो हैं उनके पास वो सकत नहीं है, उनके दे डोंट हैव इट इन देम कि वो बैठ के अक्रॉस द टेबल अपना मुल्क का मुद्दा पेश कर सके वहां पे। दैट्स अ सीरियस इशू। और अपने मुल्क के लिए मेजॉरिटी ऑफ द डिप्लोमैट्स आर अनेबल टू डिलीवर दे आर अनेबल टू फाइट द केस ऑफ देयर ओन कंट्री। नहीं कर सकते, एंड उनके इश्यूज हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा डिप्लोमैट्स के, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दिस। आप कैसे वहां पे कर सकते हैं इश्यूज? यहां पे आपके इंटरनल इश्यूज ये है, एक जमात का लीडर उठता है वो कुछ और बात करता है, दूसरा कुछ और बात करता है, तीसरा कुछ और बात है। आपको देखा ताना नहीं मिला था अफगानिस्तान से? आपको अफगानिस्तान वालों ने, अफगान गवर्नमेंट ने ताना नहीं दिया था कि अपना घर जाके पहले सीधा करो जी? दैट मेंट अ लॉट। वो बहुत बड़ी बात कर गए और आपको अभी तक समझ ही नहीं आई। उस बात को किए हुए भी महीना 1.5 गुजर गया है और अभी तक आपको समझ ही नहीं आई। सो द पॉइंट इज यू डोंट हैव टू बी डिफेंसिव। डिफेंसिव होके हाथ पे हाथ रख के मियर स्टेटमेंट्स देने से कुछ भी नहीं होगा। आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी। इस वाक़े के बाद आप पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पेज पे देखते हैं, बैठे हुए इमरान खान साहब ज्वाइन करेंगे, शहबाज शरीफ साहब को 2014 जैसी कैफियत हो सकती है, तब भी पेशावर ही हिट हुआ था। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि खाना खुदा वो निशाना बना है। आयशा, मैं किसी भी पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारे पास बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। एएनपी बैठी हुई है, एएनपी के पास कितने अच्छे लोग हैं। आप पीपल्स पार्टी के अंदर कितने अच्छे लोग हैं जो उस वक्त भी कह रहे थे कि जनाब ये जो आप काम कर रहे हैं, जो इतना आउट ऑफ द वे जाके इनको हेल्प आउट कर रहे हैं और इनके यहाँ पे केस लड़ रहे हैं आप यहाँ पे कि यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर गई और अब इन लोगों के केस लड़ रहे हैं। डोंट डू दैट। सो एएनपी इज देयर, पीपल्स पार्टी इज देयर। पीपल्स पार्टी कहती रही, बार बार कहती रही कि बस कर दें इनको, आउट ऑफ द वो मत जाए। नहीं कर सकती और कुछ को था ये करें। बिल्कुल, ये इख्तिलाफ में ही तो हम रास्ता नहीं निकाल पाए ना। नून लीग थी और एक पीटीआई थी। बिल्कुल नहीं निकालेंगे, खुली छुट्टी थी। बिल्कुल नहीं निकालेंगे। ये ऐसे मामलात हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं जो कि सियासत से बालातर होने चाहिए, लेकिन इन पर भी सियासी रही और नतीजा हमारे सामने है। मजीद क्या मामलात आने वाले दिनों में दरपेश हो सकते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। ख़तरात की निशानदही अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन उनका इदराक उससे ज़्यादा अहम है। अब भी राना सनाउल्लाह साहब हमें बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को 26 नवंबर को भी ख़तरा था और उन्हें गैर मुल्की एजेंसी से अब भी ख़तरा है, जो कि सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकती हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया, उस पर उन्हें हट जाने का नोटिस तो मिल गया होगा, लेकिन बहुत संगीन नौइयत का इल्ज़ाम है और हमारी सियासत ऐसे ही मामलात में उलझी है। और इस उलझी हुई सियासत में हम देख रहे हैं कि 35 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। मरियम नवाज साहिबा वापस आती हैं और उन्हें फिर ये सलामी मिलती है बकौल परवेज़ इलाही साहब के। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस ढप पर है, इमरान खान साहब ने किस शुबे का इजहार किया, उनका बयान शामिल करते हैं। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैंने तो निकलना है जैसे मैं ठीक होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया। और इमरान खान साहब के जो माशी और उस्तू थे उनके दौरे हुकूमत में, असद उमर साहब, वो क्या कहते दिखाई दिए? जिनकी ख्वाहिशात, जिनकी इस वक्त तमाम मंसूबे इस बुनियाद के ऊपर बन रहे हैं कि किस तरीके से आइन को मजरू किया जाए और आइन के अंदर वाजे जो दिया हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं, उनको किस तरीके से रोका जाए। खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। ये पाकिस्तान के आइन को खतरे में सिर्फ नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सिर्फ जमहूरियत को खतरे में नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत को खतरे के अंदर लेके आ रहा है। जमहूरियत का भी दिफा होगा, आइन का भी दिफा होगा। ये बयानात अपनी जगह। मरियम नवाज साहिबा की वापसी हुई है सियासी सिनेरियो में और वो कर रही हैं बहुत से दावे कि आपने घबराना नहीं है। अल्लाह ताला पे यकीन तो रखना चाहिए, लेकिन खंजर अपना भी तेज़ रखना चाहिए। सागडार साहब भी दुआएं करते अपने ट्विटर अकाउंट पे दिखाई देते हैं, लेकिन दवा शायद उनके बस से बाहर हो चुकी है। अच्छा अतर, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे मैं पूछना चाहूँगी। एक तो इमरान खान साहब का इल्ज़ाम, इसको कितना संजीदा लिया जा सकता है अगर माजी का उनका रिकॉर्ड देखें? दूसरा, मरियम नवाज साहिबा की वापसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जिस तरह पहले यहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो इसके ऊपर आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान का मौकिफ रखे। इस वक्त क्या वो तारिक फातमी साहब रखेंगे, अल मारूफ डोनाल्ड लीक्स वाले, या कोई और मौजूद शख्सियत लगेगी? जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो दहशतगर्दी को किस चीज के साथ जोड़ते हैं, मोहसिन दावड़ साहब। तो ये सारे लोग तो पाकिस्तान के अपने इदारों को टारगेट करते रहे माजी में, ये किस तरह पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे? और इंतहा पसंदी की जो बात है, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो एक खातून अफसर ने इम्तिहान पास किया हुआ है, उसको वो डायरेक्टर हज नहीं लगा रहे। ये रिपोर्ट हो चुका है मीडिया के अंदर, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़े मिसाइल हैं जिसकी वजह से दुनिया हमारी बात नहीं सुनती। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि जो इल्जाम लगाया इमरान खान साहब ने, अगर खान साहब ने इल्जाम लगाया तो यकीनन उनके पास कोई सबूत होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी भी शख्सियत के ऊपर इल्जाम लगा दें। और गालिबन अब आसिफ जरदारी साहब ने कोई उनको लीगल नोटिस वगैरह भी भेजा है, तो वो अपना जो भी इल्जाम है, जो भी उनके पास सबूत है, वो सामने रखें। लेकिन दूसरी इसमें यह बात भी है कि जो ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान ने कोई मदर टेरेसा पे या अब्दुल सत्तार एदी साहब पे इल्जाम लगा दिया, ऐसी बात भी नहीं है। माजी में भी आसिफ जरदारी साहब पे ये इल्जामात लगते रहे, उनके अपने खानदान के लोग इल्जाम लगाते रहे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की भांजी ने इल्जाम लगाया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस निजाम, उनके कत्ल का इल्जाम और मुकदमा किस पे हुआ? सिंध के एक और जज जनेजो साहब, नबी शेर जनेजो साहब, उनकी कत्ल का इल्जाम किसके ऊपर लगा? जुल्फकार मिर्जा जो राइट हैंड मैन थे आसिफ जरदारी के, उन्होंने कौन कौन से कत्ल का इल्जाम या कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया? तो जरदारी साहब पे माजी में भी इस तरह के इल्जाम लगते रहे। कोई खान साहब ने अनहोनी और अनोखी बात नहीं कर दी। बाकी मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूं, कोई भी इल्जाम लगाता है तो उसके पास सबूत होना चाहिए। अब देखते हैं कि चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। मरियम नवाज साहिबा की वापसी, जी मरियम बीबी की वापसी, देखिए जहां तक उनकी जमात का ताल्लुक है, मरियम बीबी अपनी जमात के अंदर, अपने वोटर सपोर्टर के अंदर बहुत पॉपुलर है। और वो उनकी जमात, हाँ मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा या ओवरऑल सियासी उनको कितनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन उनका वोटर सपोर्टर मरियम बीबी को पसंद करता है, मरियम बीबी के पीछे निकलता है। मरियम बीबी ने माजी में भी कामयाब कैंपेन्स चलाई हैं, लोगों को बाहर निकाला है, तो इससे तो आप कोई इनकार नहीं कर सकते। हाँ, मौजूदा हालात में क्या वो कोई किरदार अदा कर सकेंगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो जिस नहज पे इस वक्त महंगाई और सब बदल चुका है और जो कुछ हो चुका है, इसमें कोई फायदा होगा। और एक जुमला ऐड करूंगा, जिस तरह नून लीग अब नए बयानिए की तलाश में है, वो लोग, वो साफी दोस्त, दानिश्वर दोस्त, तजिया निगार, जिन्होंने अपने कॉलमों में, अपनी खबरों में, अपने प्रोग्रामों में
8-9 महीने तक जो है अपनी तोपों का रुख, तनकीद का रुख पिछली हुकूमत की तरफ रखा और मौजूदा हुकूमत और डार साहब को माशी मसीहा बना के पेश किया। अब वो लोग भी एक नए सियासी जो है ना बयानिए या एक नए बयानिए की तलाश में, तो मौजूदा हालात में उनको भी और मरियम बीबी को भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बयानिया मिलेगा जिससे कोई खातर खा उनको कामयाबी हासिल हो। इट्स टू लेट सैयद इमरान शफकत साहब। अच्छा, इसहाक साहब ने भी वही काम किया जो असद उमर साहब ने किया, ताखीर से गए और उसके बाद हमने मुल्क का हाल देखा। इसहाक साहब पता नहीं किस तवक्को के तहत ये करते रहे और 35 रुपए का अचानक इजाफा करना पड़ा विदाउट इंटीमेशन। पहले आपने बाखबर नहीं किया और फिर हमने काल भी देखा पेट्रोल पंप्स वाले जो करते रहे। वो तो बड़ी शॉर्टेज हो जानी थी। वो पेट्रोल पंपों वालों ने तो वो जो हैं ऑयल कंपनीज उन्होंने तो होल्ड किया हुआ था ना जी। वो हम कहते हैं जी माफिया है पाकिस्तान में, माफिया को तो आप खुद जगह देते हैं ना। माफिया बहुत कंट्रोल कौन करेगा? कौन करेगा, कौन रेगुलेट करेगा? लेकिन यहाँ पर ये कि मरियम नवाज साहिबा की वापसी और फिर उस पर ये इजाफा कैलकुलेट नहीं की हुई चीजें पीएमएलएन ने। मैं आप ही के प्रोग्राम में ये मैं 20 दफ़ा ये वाली हम बात कर चुके हैं। जब भी ये बात होती है ये किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। ये 17 पार्टियां भी मिल जाएं और जब तक असल मसले को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो मसला ठीक नहीं होना। ये मैं बार बार ये वाली बात करता हूँ कि खान साहब ने आके यहाँ पर दूध शहद की नहरें बहा दी थी। 100 दिन का प्लान कहाँ पे गया था उनका? अच्छा चले, उनको तो ये समझ लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं अक्ल नहीं किसी थी। के पास इनको अक्ल थी ना? नहीं, अक्ल की बात ही नहीं है, बात हौसले की है, बात है असल मसले की तरफ जाने की। वो असल मसला जो असल मसला ये है कि पाकिस्तान की आमदन चवन्नी खर्चा रुपया। अब इस मसले को हल जो कर लेगा वो जीता, वो सिकंदर, नहीं तो सारे फारग। ये कोई ऐसा ही मामला ना कि सागदार साहब जो कहते हैं पहले मैंने एक प्रोग्राम मुकम्मल किया। ये बयानबाजी हद तक रहेंगी, चीजें थोड़ी बहुत हल्की इस पे माफी मांगनी चाहिए ना उनको कि उन्होंने उम्मीद गलत दिलाई। साहब ने अगले दिन बड़ा बयान दिया था कि पाकिस्तान की सालमियत और मैशत इंशाल्लाह अल्लाह मियां खुद ठीक करेंगे। जी वो जी बेबसी का ऐलान है ना उनका। ये तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, साढ़े तना रहना। वो तशरीफ लाया तो कैसे डॉलर डर के भाग रहा। तो ये देखें, बात ये है कि सियासतदान जब किसी चीज को ऊपर डिलीवर नहीं कर पाता तो फिर उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये भुगतेंगे, पहले इमरान खान साहब ने भुगता, अब ये भी भुगतेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये वो काम है जो हम बात ये खुल के कर नहीं सकते। मैंने बड़े तरीके से ये वाली बात कर दी कि आमदन चवन्नी तो खर्चा रुपया। तो जब तक आप अपनी आमदन और खर्चे का शीट को बैलेंस नहीं करेंगे, आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान का जो मर्जी करते रहे, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज बहुत बड़े हैं। अच्छा, इमरान साहब को ये कहें कि जी इमरान खान बेड़ागर कर गया, इमरान खान साहब इनका कहें कि 8 महीने में इन्होंने क्या कर दिया। ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम है, करते रहे। अच्छा लेकिन ठीक है, आपको जब क्राइसिस ज्यादा हो ना तो नाप तोल के काम करना चाहिए। तेल देखो, तेल की धार देखो। लेकिन ये धार देखे बगैर मामला ऐसे हुआ कि मरियम नवाज साहिबा गलत टाइमिंग पे वतन वापस आई। ऐसा भी तो हो सकता था अब कल IMF वफ्द आ रहा है, कुछ दिन और ले लेते, IMF के साथ मामला हो जाता, उसके बाद आती, उससे क्या हो जाता? कम से कम इतना डैमेज तो यही था। अच्छा वो किस बयानिए पे आगे चलेंगी? भाई ये उनकी मर्जी है किस बयानिए नहीं आप बताएं, चले सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं ना जीरक लोगों से पूछना चाहिए। तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास वही है घिसा पिटा बयानिया के जनाब के वो हम अच्छे भले चल रहे थे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, 2-3 बंदों को टारगेट करके वो करेंगे, ये शोबदाबाजी होगी। देखें ये असल मसाइल का हल नहीं। अगर इनको लगता है कि इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ागर किया तो फिर उनको कटारे में लेके आए, वो तो हमारा हौसला नहीं बढ़ता कोई। तो लिहाजा ये सिर्फ बयानबाजी कटहरे में खुद आ जाते हैं आप। हाँ जी, नहीं उनको नहीं ला नहीं फिर फिर तो ये करना पड़ेगा जी। अच्छा तो आप बताएं। 3 पाकिस्तान के इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन के माइलस्टोन्स हैं। नंबर 1 नेशनलाइजेशन, ठीक है, इस पार्टी का कारनामा। नंबर 2 जिस दिन पाकिस्तान ने IPPs लेके आए हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया, कौमी आए जाना जो है वो पीपल्स पार्टी ने किया। अच्छा, और नंबर 3 अभी जो हमने CPEC के तहत कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की जड़ों में बैठते जा रहे हैं इस वक्त। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपकी जो इकोनॉमी की जो एनर्जी की कॉस्ट है देख लें कहाँ पर है आप। नंबर 1। नंबर 2, हम बुक बैलेंसिंग तो लेके आ जाते हैं वहाँ पे। बेसिक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायरेक्शन पाकिस्तान की गुज़श्ता कई दहाइयों से नहीं है बिल्कुल। क्या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की जो बेसिक स्ट्रेंथ है आपकी इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर, उसको हमने डेवलप उस लेवल पे लेके आ गए हैं? 12 अरब डॉलर का तो सालाना हम बाहर से खाने की चीज़ें मंगाते हैं बस। इस मुल्क को कैसे ठीक करेंगे आप इसको, जब तक आप उसको ये नहीं समझ आ रही है आपको। देखिए मैं आज आपको बताना चाहिए ठहरी में जी प्लीज जनरल साहब, मेरा ताल्लुक काश्तकारी से है। आजकल हमें ज़रूरत है यूरिया खाद की। ज़रूरत की कीमत है वो 2300 रुपये है इस वक्त। कल 3500 रुपये पहुंची हुई थी और आज मेरे ख्याल 36-37 रुपये हो गई।
अभी कह रहा है ये पेट्रोल को हम इसलिए हमें महंगा करना पड़ा जल्दी कि वो उन्हें होर्ड किया हुआ। भी किसका काम है इसको होर्डिंग को रोकना, और कौन कर रहा है होर्डिंग? को नहीं पता कौन होर्डिंग कर रहा है। बेलगाम हो गए हैं सारे ऑयल forces, मार्केटिंग market कंपनीज forces। किन की हैं ये? कौन लोग हैं ये सारे? जी, माफिया। आप देखिए सर, All माफिया mafia। कौन सा है, कौन है इसको? जब तक हुकूमत की सरपरस्ती ना हो कोई माफिया काम नहीं कर सकते। अब देख ले मुझे, देखें बात वो ये है, हुकूमत में ही तो बैठे होते हैं। पाकिस्तान के मसले ये हैं कि पाकिस्तान को हमने कभी भी ना कोई सीरियस चीज़ लेके चलाने की कोशिश नहीं की। डंक टपाओ पॉलिसी, यहाँ पर जो 9-9, 10-10 साल जिन्होंने बिला शिरकत गैर हुकूमतें की हैं वो पाकिस्तान के मसले नहीं ठीक कर सके। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान तरजीह नहीं था। पाकिस्तान किसी की भी तरजीह कभी भी नहीं रहा। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की, उनकी भी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो अपनी होती है, अपनी अपनी, किसी नु ताप किसी नु तापनी, हर किसी नु आपको और अपनी। वो फिर उनके शिकवे खत्म नहीं होते कि जी हम काम कर रहे होते हैं, पीछे से जनाब स्विच निकाल दिया जाता है हमारा। प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करता हाँ, रहता है। हाँ। इमरान खान साहब कहते हैं मैं मईशत ठीक ही करने लगा था कि बाजवा साहब नाराज हो गए मेरे जी, को। अपने अपने गिले, तो अपने अपने शिकवे। अपने- अच्छा, अपने- इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है राना साहब के, इमरान खान साहब के पास पॉपुलैरिटी है लेकिन कैपेसिटी उन्होंने 4 साल में क्या दिखाई? और ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है, इनके पास कैपेसिटी है, चले माजी का तजुर्बा है, लेकिन इनके पास पॉपुलैरिटी नहीं। चले कह देते हैं ना तजुर्बा है, तजुर्बे को कैपेसिटी। जी 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 अतर, ये कैपेसिटी देखी नहीं आपने 9 महीनों में कम से कम? मैं कह रही हूँ माजी का तजुर्बा ले लें। चले ठीक है, तजुर्बा ले लें, कैपेसिटी को छोड़ दे। उस पर तो जनरल साहब ने भी अपना एतराज, नुक्ता एतराज इस उठा मामले दिया। पे देखें, बात ये है कि फिर अतर साहब मेरी बात को माइंड कर जाएंगे कि इस मामले के ऊपर जो है ना कि जी फलानी पार्टी ठीक है फलानी पार्टी गलत है, ये मसला है ही नहीं पाकिस्तान। कोई नहीं, पार्टी मैं नहीं कर सकती। उनकी खान साहब ने, बात कर रहा हूं। अतर साहब खान साहब ने कौन से तीर चला लिए? सर कोई नहीं कर सकता ये कोई नहीं कर सकता। इसहाक डार साहब ने बैठ के वो फरमाया कि इमरान सर खान साहब ने इससे ज्यादा फरमाया हुआ है। खान साहब ने कहा था मैं 100 दिन में पाकिस्तान की कायाकल्प कर दूंगा। आयशा से कर दूंगा बात की, बेटा। अब बेड़ा आपने- बेड़ा गर्क कर चले, देता अतर को ना। मुकम्मल कर लेने दें, 1 मिनट। अतर जी, आपने दावों में जाएंगे फिर दावे बहुत बहुत बड़े हैं लोगों अच्छा के। ठहरे, अतर को इस मुकम्मल वक्त का कर। बात है, आपने बीच में घुसना है भाई, अपनी बारी पे आप बोल लें। जी मैं अतर आप आयशा से मुकम्मल, बात अच्छा जी करता अतर आप मुकम्मल अच्छा, करें। माफ कर अतर दो। सीज फायर, अतर सीज फायर, अतर सीज फायर। पहले ही बहुत झगड़े हैं मुल्क में, प्लीज। हाँ प्लीज, आप बहुत कूल हैं, प्लीज अतर प्लीज मुकम्मल करें। हाँ नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, बात मेरी आपसे हो रही है। ये साहब हर जी चीज जी में जी बीच जी में बस वो घुसते हैं। रजिस्टर हो गया। अतर प्लीज, इनको अतर इसी उन्होंने पे माफी, उठाया हुआ है कि हर उन्होंने चीज में माजरत कर इनको ली है, घुसना है। उन्होंने माजरत कर ली है। देखिए आपने सुनी नहीं कर रहे हो? अच्छा अच्छा मैं अच्छा खान साहब जो शाह जी, क्यों शाह जी, ना चिढ़ तुसी- जाते हो? मैं अच्छा ठीक है जुबान बंद, थोड़ी देर प्लीज। देखिए मैं जी अतर मुकम्मल करें, वक्त सर कलील है। बंदा बशर है, मुंह में ज़बान है, बात इमरान निकल शफीक जाती है। साहब थोड़ा रुक जाए, अच्छा, पानी पिए। जी अतर, मैं बात कर रहा हूँ कि कैपेसिटी की। अब आपने कहा कि जी इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी कैपेसिटी आपको नजर नहीं आई कि ये पिछले 7-8 महीनों में क्या हुआ? और खुद इसहाक डार साहब ने उस दिन फरमाया कि पहली दफा हाँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया जी? एक्सपोर्ट्स आपकी वो 32 अरब डॉलर पे लेके गए पहली दफा तारीख में। तो ये तो वो बुनियादी चीज है ना जो पाकिस्तान का मसला है कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़े। तो वो उसमें तो इमरान खान इन सब से बेहतर रहा। हाँ, बाकी उसकी हुकूमत के बड़े मसाइल थे, कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही थी, महंगाई थी, सब कुछ था, लेकिन उस अकेले शख्स ने कोरोना के जमाने में भी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जब पूरी दुनिया और ये लोग सब कहते थे कि बंद कर दो पाकिस्तान को। तो ये भी बात है ना, सबके सामने है। तो ये मैं बता रहा था बस। ठीक है। अच्छा, इसमें राना साहब अब जो बहरान है वो काफ़ी संगीन है मैशत के हवाले से, और जब IMF वफ्त आएगा और उनके साथ मामलात के बाद जो आपकी इन्फ्लेशन जिस रेट को पहुंचेगी, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया, अभी बिजली और गैस के हवाले से भी मामलात आगे जाने हैं। सो शेख रशीद साहब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट गई फरवरी के शुरू या फरवरी के आखिर में। आप सरेंडर करता देख रहे हैं गवर्नमेंट को? देखिए जी, शेख रशीद साहब तो तोते से फाल निकलवाते हैं, और वो भी रेलवे पे स्टेशन पे जाके मुझे नहीं आती वो निकलवानी। मैं उन पर बिलीव नहीं करता शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट्स पे, क्योंकि शेख रशीद साहब 10 स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। शेख रशीद साहब की कोई स्टेटमेंट आज तक, मेजॉरिटी स्टेटमेंट्स आई वुड से कि वो ठीक नहीं होती। हमारे दोस्त हैं, मेरे हल्के से हैं, बट देन अगेन ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में ओवरडू कर जाते हैं चीज़ों को। बट देन अगेन हुकूमत मेरे ख्याल में जाती है या नहीं जाती है, लेकिन द पॉइंट इज कि ये हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर रही। नंबर 1, जो हुकूमत चली गई है, जो हुकूमत PTI की थी, वो उस वक्त तक डिलीवर करती रही, और उनको मैं जो भी अरसा उनका था, 3.25 साल था, 3.5 साल था, उसमें से 1.5 साल पीछे लेके चले जाएं। 1.5 साल पहले उनको पिंडी वालों ने कह दिया था उस हुकूमत को, PTI की हुकूमत को, कि भाईजान हुण तुसी अपना काम आपे करो, असी तानू जितना उंगली पकड़ के चलाना सी चला देता। ठीक है जी।
सो वो उसके बाद 1.5 साल के बाद जो था वो वैक्यूम भी क्रिएट हुआ और उसमें ऑपोजिशन ने जगह भी बनाई और उसमें जनाब इमरान खान साहब को उन्होंने नो कॉन्फिडेंस भी लेके आए। बट एट द वेरी सेम टाइम इमरान खान साहब को चाहिए था कि पीटीआई को ऑन देयर ओन चलाते, और जो पीछे से टेक मिली हुई थी वो टेक जब 1.5 साल पहले हट गई थी तो मेरे ख्याल में ऑन हिज ओन चल जाते तो ठीक था। और उससे पहले का जो अरसा है, जो शुरू का अरसा है, उसमें जो छोटी मोटी कार्रवाइयाँ हुई, जो छोटी मोटी अचीवमेंट्स हुई, मैं कहूँगा कि उसमें बहुत हेल्प आउट किया पिंडी ने उनको। अगर वो ऑन देयर ओन चलते या ऑन हिज ओन चलते, ठीक है, बड़ा अच्छा गवर्नमेंट डिसीजन था इमरान खान साहब का, उन्होंने कंप्लीट शटडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया। इट वाज द अदर वे अराउंड, मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि होना चाहिए, बट नहीं किया उन्होंने। ठीक है, गुड स्टेटमेंट, गुड डिसीजन टेकन बाय इमरान खान। बट एट द वेरी सेम टाइम आप ये भी देखें ना कि इंडिया से और बांग्लादेश से जितने टेक्सटाइल के ऑर्डर्स थे वो सारे डाइवर्ट हुए। वो डाइवर्ट इसलिए हुए कि वहाँ पे कंप्लीट शटडाउन हुआ। ये इमरान खान साहब की कामयाबी ज़रूर है। कोविड के अंदर जो एक पेंडेमिक जो पूरी सदी में एक दफ़ा आता है, उसमें इमरान साहब ने अचीवमेंट दिखाई, 6% ग्रोथ भी हुई, वो ठीक है। लेकिन देन अगेन अगर मैं शुरू के पहले साल में जाऊं इमरान खान साहब के, तो जिनको आप अरस्तू कह रही थी अभी, इकोनॉमिक अरस्तू, वो अरस्तू जो थे उन्होंने 1 साल डिले किया IMF के पास जाने के लिए। अगर वो अरस्तू जो हैं 1 साल पहले चले जाते IMF के बाद PTI की हुकूमत में, तो उस वक्त नेगोशिएशंस डिफरेंट तरीके से होनी थी, उस वक्त नेगोशिएशंस का लेवल डिफरेंट होना था, उस वक्त नेगोशिएशन कुछ और तरीके से होती। और हो सकता है कि पहले साल में अगर IMF के पास चले जाती PTI की हुकूमत, पहले साल के बाद गई, पूरा 1 साल गुजारने के बाद गई, शुरू में चली जाती, तो उस वक्त सिनेरियो वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। तो वो उसमें उनका फ्लॉ है। तो वो अरस्तू उस वक्त मेरे सामने अकील करीम डैडी ने उस अरस्तू को बोला प्रेसिडेंट हाउस में कि जनाब आप चले जाएं, आप डिले कर रहे हैं IMF के पास जाने के लिए। और अकील करीम डैडी की बात सुन के उन अरस्तू साहब ने बोला कि जनाब करते हैं, देखते हैं, हो जाएगा। वो करते हैं, देखते हैं, हो जाएगा, साल लग गया। हाँ, उस साल के बाद जब पता चला IMF को कि हमारी कंडीशन क्या है, तो उसके बाद सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। IMF जड़ी वो तगड़ी हो गई सी, उन्हें भी छाती बाहर काट लेती है IMF ने कि आ जाओ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से खेलेंगे। बट यू जस्ट परसिस्ट। अच्छा राणा साहब, वक्त बड़ा कम है हमारे पास। मैं अतर से एक आखिरी सेंटेंस, आप जरूर अतर के पास जाए, लेकिन एक आखिरी सेंटेंस। बात यह है कि कोई भी यहाँ पे सिंसियर नहीं है व्हेन इट कम्स टू सॉर्टिंग आउट इकोनॉमिक इश्यूज, चाहे वो अपोजिशन इस वक्त की हो, चाहे इस वक्त की हुकूमत हो। नोबडी इज इंटरेस्टेड, दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, दे हैव देयर ओन एम्स। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सीधा करने के लिए। और नंबर 2, किसी के पास कोई यहाँ पे हल भी नहीं है इसको ठीक करने। हाँ, तो हल के लिए IMF के पास जाने की कोशिश जितनी की जा रही है अतर, अब आप उससे फंड आपका वापस आ जाता है, तो क्या तब मईशत ट्रैक पे आ जाएगी? इस बात की जमानत मौजूद है? नहीं, जमानत तो किसी चीज की मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, वो जान के मईशत खराब करते हैं, जान के तो कुछ नहीं करते। सबसे ज्यादा सियासी तौर पे नुकसान तो ये 13-14 जमातों का हो रहा है। कोशिश तो इनकी होगी, लेकिन क्या पाकिस्तान के मसले इतने सिंपल हैं कि वो इतनी छोटी छोटे इकदाम उठा के हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। देखें, एक कलेक्टिव अप्रोच चाहिए। जिस तरह बाजार बंद करने की हुकूमत ने बात की, बेस्ट, वो बिल्कुल अच्छी तजवीज है, उसी तरह होना चाहिए। सेविंग होनी चाहिए। अगर आप दीगर कहीं पे आपके खर्चे हैं वो कम होने चाहिए। दिफा के ऊपर बात होती है, दीगर जगहों पे बात होती है, लेकिन हुकूमत सारी सियासी जमातों को एक कलेक्टिव प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बगैर ये मुझे हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान शफी साहब, वन लाइनर। वही मैं तो पहले जी जनरल साहब, अपने हुकूमत कम करें। वी आर वेरी बिग गवर्नमेंट। हाँ, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल, बहुत बड़ी गवर्नमेंट है आपकी, इसको कम करें आप। हाँ, लेकिन जनरल साहब की बात के साथ ही अगर ऐड करें तो जैसे अतर ने कहा कि मसला नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए दामन इतना कुछ सादा भी नहीं है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद।